आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने आज 75वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया। ये केंद्र शिलांग में खोला गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन गई है, जो आज सेवा और रोजगार दोनों ही मुहैया करा रही है। इनमें से 1000 से ज्यादा केंद्र को महिलाएं चलाती हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान पीएम ने मध्य प्रदेश के रूबीना और मोहम्मद जैद से भी बातचीत की। मध्य प्रदेश में भोपाल में सर श्रीमती रूबीना जी और उनके बेटे मोहम्मद जैद साहब जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनसे। रूबीना जी नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मोहम्मद क्या पढ़ते हो? जी सर कुछ नहीं करते मोदी जी। मोहम्मद पढ़ते हैं क्या? जी नमाज पढ़ते हैं जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरा कहना ये, मैं रूबीना जी बोल रही हूँ भोपाल से। जी मेरे बताइए। पति बस पे कंडक्टरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह 5000 रुपए महीना है। और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है। और जो 5000 रुपए महीने की दवाइयां मैं इसको खिलाती, मैं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाती, बहुत परेशान हूँ मैं। और साथ में कर्जदार भी हूँ और मेरे घर गिरवी रखने की और लोन लेने की नौबत आ चुकी है। लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहां से सस्ती दवाइयां खरीदी, मुझे 2000 रुपए महीने की मिली। मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी और आगे भी सहायता करें। मेरा कहना यह है कि हम सभी महिलाओं के लिए मोदी जी की सहायता से जुड़े रहें, ताकि मोदी जी हमारे आगे सहायता करें। रूबीना जी, मैं जानता हूँ जब घर में बीमारी आती है और बच्चे की ऐसी स्थिति है, आपको हर पल बच्चे को संभालना पड़ता है, तो मैं जानता हूँ एक माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं इसका पूरा अंदाज लगा सकता हूँ। जी सर, मैं अपने घर ठीक से नहीं चला पा रही, बहुत परेशान। और जब बीमारी आ जाती है तो मजबूरी हो जाती है कि दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। लोग उसको मोदी की दवाई दुकान कहते हैं, तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाइए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए। पैसों के अभाव में दवा न लें, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सब मेरे भाइयों बहनों से ये कहूंगा कि कम पैसों में दवाई मिल जाती है और दवाई अच्छी होती है। आप विश्वास के साथ इसको कीजिए। बस मेरी आपको शुभकामना है, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और आपके बेटे का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर कल मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा होनी है। आपको बता दें, ऐसे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का समर्थन करें, लव जिहाद के विरोध में हमारा साथ दें और विधेयक के पक्ष में हमारा समर्थन करें। विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ जी सदन में बोले कि वो इस कानून का समर्थन करते हैं और लव जिहाद का विरोध करते हैं। अरे जी, अब आप महिला का सशक्तिकरण करना चाहते हो तो कांग्रेस के नेताओं को मैं ये खुली चुनौती देता हूं कि वो कल ही विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर चर्चा होनी है। मुझे अच्छा लगेगा कि कल महिला दिवस पर कमलनाथ जी सामने खड़े होकर बोले विधानसभा में कि वो इस कानून का समर्थन करते हैं
और इस देश में जो लव जिहाद फैल रहा है उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस को लव जिहाद पर चुनौती देने पर कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने विश्वास सारंग पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के लिए पहले से कानूनी प्रावधान है, ये सिर्फ विरोधियों और वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। बीजेपी का मकसद इस कानून के जरिए विरोधियों को टारगेट करना है। उन्होंने कहा कांग्रेस की पूरी तैयारी है, सदन में जवाब देंगे। पहले से है मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद के लिए, छेड़छाड़ के लिए, लव जिहाद के लिए, लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने नया रूप देकर उस कानून को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पोल विधानसभा के अंदर वो प्रदेश की जनता के सामने आने वाले समय में खुल जाएगी। कांग्रेस की पूरी तैयारी है, कांग्रेस की सदन के अंदर पूरी तैयारी है, वो कांग्रेस इनकी पूरी पोल खोल के जनता के सामने रख देगी। कल यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में खास कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम की व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी। जानकारी के मुताबिक मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की 6000 से ज्यादा महिलाएं भाग लेंगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को 200 करोड़ रुपए के कर्ज को देंगे। इस कार्यक्रम में हर जिले की ग्राम पंचायत में इसे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगी। आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इससे पहले भी 3 बार स्व सहायता समूह की महिलाओं को सामूहिक ऋण वितरण किया जा चुका है। एमपी में अब खून की कमी से महिलाओं की मौत नहीं होगी, क्योंकि महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को रक्तवाहिनी का साथ मिलने वाला है। कल भोपाल सहित प्रदेश भर के 24 मिनी मोबाइल ब्लड बैंक को हरी झंडी मिलेगी। ये रक्तवाहिनी 24 जिलों में तैनात की जाएंगी। दरअसल अस्पताल में भर्ती मरीजों को जरूरत के समय खून नहीं मिलने से कई बार जान पर बनाती है। प्रदेश में ब्लड बैंक अक्सर रक्त की कमी के बीच जूझते रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों को BCT यानी ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन रक्तवाहिनी वाहन तैनात करने की तैयारी कर ली है। खून की कमी से अब महिलाओं की मौत नहीं होगी और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार अब रक्त वाहिनी की सौगात देने वाली है। कल से रक्त वाहिनी की सौगात देंगे हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अब किसी भी महिला की खून की कमी से डेथ नहीं होगी, रक्त वाहिनी की शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं। कल हम लोग ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन का जिलों के लिए उपलब्ध कराने का हमारा कल का कार्यक्रम है, जिसमें पहले फेज में हम लोगों ने 45 जिलों के टेंडर प्रोसेस हो गई है और कल 24 जिलों के लिए हम ये ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन कल उपलब्ध कराएंगे और 24 जिलों को कल कराएंगे। 45 का टेंडर हो चुका है, बाकी जिलों को जल्दी कराएंगे और हर एक जिले में ये सुसज्जित वैन वेल मेंटेन वैन रहेगी। जो कहीं पर जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, कई लोग क्या करते हैं प्रोग्राम करते हैं ग्रामीण अंचल में, कोई अपने जन्मदिन पे कभी कोई प्रोग्राम करना चाहता है, कभी कोई सोशल जो संस्थाएं हैं वो लोग भी ब्लड कलेक्शन करती हैं, तो उसके लिए ये वैन उपलब्ध तत्काल रूप से रहेगी, जिससे वैन कलेक्ट अपना ब्लड को वहां से कलेक्ट करेगी, वो ट्रांसपोर्ट करके जिलों में सेंटरों पर उपलब्ध होगा। और कल प्रथम चरण में हम 24 जिलों के लिए ये वैन उपलब्ध कराएंगे। जिनको डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि इनको ब्लड की आवश्यकता है, तो ब्लड की तब आवश्यकता होती है, तो उस ब्लड को आसानी से हम लोग इस वैन के माध्यम से दूर दराज के एरियो से भी ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने को तैयार रहते हैं, लेकिन दूर दराज में रहते हैं, उनको अपना ब्लड बैंक तक नहीं पहुंच पाते, उसमें ये वैन पूरा कारगर सिद्ध होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और कल से 24 जिलों में रक्त वाहिनी की शुरुआत होगी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण और पर्यटन से जुड़े कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस दौरान राष्ट्रपति ने शिला पट्टिकाओं का अनावरण किया
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजातीय समूह के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय विभाग के आदि रंग पोर्टल का शुभारंभ किया है। राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं रानी दुर्गावती को देवी कहता हूं। रानी दुर्गावती के अंतिम युद्ध का विवरण सभी के दिल को आंदोलित करता है। मध्य प्रदेश में जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का मुझे आज विशेष रूप से स्मरण हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के दौरान ही केंद्र सरकार ने एक अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। राष्ट्रपति ने कहा, ट्राइबल म्यूजियम को और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज का सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, जनजाति व्यक्ति, वो पीछे छूट जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जनजाति ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनेगी तो उसका उद्देश्य केवल और केवल जनजातियों के विकास के लिए ही काम करना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इस बार भी पूरी की पूरी धान की बेहतर खरीदी हमने की है। पिछले साल दिक्कत हुई होगी, इस साल किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। और कोरोना काल में आपको पता है, गेहूं की खरीद के साथ साथ दमोह जिले के तो चना में तिवड़ा मिला था, लेकिन तिवड़ा मिला चना भी उस समय खरीदने का हमने काम किया। और इस साल भी कोई चिंता मत करना, चना की खरीदी भी होगी और गेहूं की खरीदी भी होगी। किसान को किसी भी कीमत पे परेशान नहीं होने दिया जाएगा। छात्रावास की, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनको किराए का कमरा लेके पढ़ाई करनी पड़ती है। हमने तय किया था, पिछली सरकार में बंद हो गया था। मैं आज फिर कह रहा हूं कि ऐसे सारे बेटा बेटियों को अगर वो किराए का कमरा लेके भी संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय या विकासखंड मुख्यालय पर रहते हैं तो संभागीय मुख्यालय पे 2000 रुपया प्रति माह किराया का भुगतान किया जाएगा। पढ़ाई के लिए किराया मम्मी पापा को नहीं देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार देने का काम करेगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कहा कि जरूरत होने पर ही भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में कोरोना के मामलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वास सारंग के मुताबिक खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के लोगों अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जिस प्रकार से इंदौर और भोपाल में केसेस बढ़ रहे हैं, यदि ऐसे ही केस बढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू हम इन 2 शहरों में लगाएं। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा को जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। धमकी भरा यह कॉल विधायक को ना करके उनके पड़ोसी को अज्ञात नंबर से किया गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद आरोपी की लोकेशन उज्जैन से मिली। पुलिस के मुताबिक निलय डागा के पड़ोसी के नंबर पर यह कॉल आया था। फोन पर कहा गया कि आपका विधायक 8 दिन का मेहमान है, उसे गोली मार दी जाएगी। धमकी देने के बाद आरोपी ने फोन काट दिया, जो अब बंद आ रहा है। साइबर सेल जानकारी में जुटा हुआ है। होशंगाबाद में पुलिस की टीम ने छापा मारा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। अब आरोपी की लोकेशन उज्जैन में मिल रही है। वहीं निलय डागा भी धमकी देने के वक्त सतना गए हुए थे। मिनट पे एक अननोन कॉल आया था। वो मेरे को बोलता है आप गोठी जी बोल रहे हैं। मेरे हाँ कहने के पश्चात उसने कहा कि आपके लिए एक सूचना है। मैंने जानने की कोशिश करी आप कौन बोल रहे हैं। उसने वो बताया नहीं। मैंने कहा बोलिए। तो उसने कहा जो आपके यहाँ का विधायक है निलय डागा, विनोद डागा की औलाद, उसकी ज़िंदगी सिर्फ 8 दिन की बची, उसे 8 दिन में गोली मार के उड़ा दिया जाएगा। मैंने पुनः जानने की कोशिश करी कि कौन बोल रहे हैं। उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मेरे अन्य प्रयास के बाद उसने कॉल नहीं उठाया। इसके पश्चात इस चीज़ की सूचना मेरे द्वारा माननीय विधायक निलय डागा जी को दी गई। उसके पश्चात थाने पहुंचकर इसकी एफआईआर दर्ज कराई। उनके फ़ोन में दिन के 2:10 पे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था। कॉलर का ये कहना था कि बोले आप गोठी जी बोल रहे हैं, आपके लिए खबर है कि निलय डागा जी को 1 हफ्ते में मार देंगे। इस टाइप से उन्होंने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की तलाश पतासाजी की जा रही है। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के तहत एक जगह वेंडर जोन बनाकर ठेला लगाने की अनुमति देने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने शहर पर सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं और अब लगातार कांग्रेस का गंभीर आरोप भी सामने आ रहा है। उनके मुताबिक सीएम एक तरफ स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है, जिससे ठेला संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सतीश सिकरवार ने कहा कांग्रेस ठेला संचालकों के साथ खड़ी है। 10 मार्च को कमिश्नर ने मिलकर ठेला संचालकों की समस्या से अवगत कराने की पूरी तैयारी भी की गई है। देखो, स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। 1 साल से वो बिजली का बिल नहीं भर पाए। एक गरीब का 50-50 हज़ार का बिल हो गया। रोज मेरे पास आते हैं और तमाम कर्ज लेके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है। इन पे अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी होगी, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी।